बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, तो बोन मैरो में स्ट्राइक है, मतलब काम करने वाले हैं बट वो काम नहीं करते, करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ लोग ऐसे आ गए और कुछ लोगों को उकसा रहा है कि आप काम मत करो। सो ये बोन मैरो का इन्फिल्ट्रेशन हो गया, बाहर से कुछ लोग आके वहां पे डरा रहे हैं उसको, राउडी लोग, तो बोन मैरो का इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इसलिए बोन मैरो काम नहीं कर रहा है। या तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं है, ये तो हो गया बोन मैरो डेफिशिएंसी, वहां पे स्टेम सेल्स है ही नहीं, ठीक है, और लोग है बट उन लोगों के पास काम करने का टेक्निक नहीं है, ये हो गया बोन मैरो डिप्रेशन, उन्हें काम करने के लिए उसका अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, बोन मैरो डिप्रेशन। ये तीनों चीजें जो है बोन मैरो अपना काम करना बंद करेगा, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन, बोन मैरो इनसफिशिएंसी एंड बोन मैरो डिप्रेशन। कुछ आपने टॉक्सिक ड्रग दे दिया या कीमोथेरेपी सब चलाया तो बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, एक्चुअली वहां पे सेल्स है बट वो सेल्स डिप्रेस हो गए, काम नहीं कर रहे। और बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन, जहाँ पे नॉर्मल बोन मैरो सेल्स है उसका जगह में जाके दूसरा वेस्ट यूजलेस जो है सेल्स आके इन्फिल्ट्रेट बैठ गए उसके चेयर में, उसको काम करने नहीं दे रहा है, तो ये हो गया बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन एज इट ऑकर्स इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। और बोन मैरो इनसफिशिएंसी है ही नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स ही नहीं है वहां पे, ठीक है, तो सेल्स ही नहीं है। सो दिस इज अ कॉज व्हाई देयर इज नो प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री। अच्छा, तो आपने फैक्ट्री में गया, आपने देखने के लिए गया, तो वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसा नहीं है कि देयर इज स्ट्राइक वाइक तो कुछ नहीं चल रहा सर, यहाँ पे ये राउडी लोग आके इसको काम करने नहीं दे रहे, तो मैंने बताया इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द बोन। तो कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं फैक्ट्री तो रन करता है बट ये जो प्रोडक्ट यहाँ से बनता है सर एक्चुअली, और ये जो है अपना शॉप तक रीच ही नहीं होता है। अच्छा, मतलब बीच में कोई इसको उठा देते हैं, फैक्ट्री से पैक होकर के ये आ जाता है मार्केट में, बट मार्केट में शॉप तक नहीं पहुंचता है, गोडाउन तक नहीं पहुंचता है, तो वहां से कोई उठा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आरबीसी ठीक से बना, बोन मरो भी काम कर रहा था, आरबीसी ठीक से बना, आरबीसी बनने के बाद वो शॉप तक, मतलब चप्पल जो है शॉप तक आना चाहिए, चप्पल शॉप तक जब आएगा बीच में, उसको कोई उठा रहा है या मार रहा है, ठीक है, मार के खींच के लेके जा रहा है। सो बट प्रोडक्ट इज नॉट रीचिंग हियर बिकॉज देयर इज क्या है कि समबडी इन बिटवीन इज टेकिंग, ये जो है हो गया हीमोलाइटिक पैथोलॉजी। आरबीसी तो आ गया, आरबीसी 120 डेज तक रहना है, बट 120 डेज तक उसको रहने नहीं देता है, कोई आके उसको मार दिया, ठीक है। ऑटो इम्यून पैथोलॉजी से जो कुछ एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होता है, जो आरबीसी के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, वो आके उसको 120 डेज से पहले खत्म कर लेता है, इस तरीके से माल जो है मार्केट का आने से पहले उसको लपटा दिया, ओके। तो कुछ लोग और भी बोलते हैं सर ऐसा कोई लेके तो नहीं जाता है बट दिक्कत क्या है कि सर हमें माल को जो है वहां पे मार्केट में पहुंचाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो इसलिए वो माल नहीं आ पाता है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो अच्छा, तो इसका मतलब है आरबीसी को जो है साइट में कौन पहुंचा देता है? आरबीसी को तो ब्लड पहुंचा देता है, ब्लड का ही कमी है, मान लो ब्लड का ही कमी है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे ब्लड का कमी हो सकता है? हेमरेज हो गया, है ना, बहुत हेमरेज हो गया, हेमरेज में भी फ्रैंक हेमरेज, ऑकल्ट हेमरेज, या वर्म्स का रही है, हेमोरॉइड्स हो रहा है, पाइल्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, मिनिस्ट्रेशन, लड़कियों में मिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा ब्लड, टोटल ब्लड का ही कम है, ब्लड का कमी है, इसकी वजह से जो है आरबीसी जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो दिस इज हेमरेजिक एनीमिया, दिस इज हेमरेजिक एनीमिया। एक तो हम बाद में बीच में देखा हीमोलिटिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया देख लिया, ठीक है। तब वो बोल रहे हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, राउडीज भी कुछ नहीं कर रहे हैं और बीच में कोई उठा भी नहीं रहे हैं, और ट्रक सर्विस भी हमारा सही है, बट एक्चुअली क्या ना बात, ये जो ड्राइवर्स है ना सर, ये ड्राइवर्स लफंगे हैं, ये है ना, ठीक नहीं है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मतलब ड्राइवर्स, सर समटाइम ट्रक इज देयर बट देयर इज नो ड्राइवर्स, तो ड्राइवर होता है एचवी और आरबी से रिलेटेड, समटाइम ड्राइवर इज देयर बट ट्रक इज देयर, द कैरिंग टू द स्पॉट समबडी में लूटेड, ठीक है, वो हो गया, चलो। तो मतलब ड्राइवर का प्रॉब्लम है, एचबी का ही प्रॉब्लम है ना, एचबी का ही प्रॉब्लम है। चलो, समटाइम ही सेज सर ये सब झूठ फैला रहा है सर,
सब कुछ है। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है? वर्कर्स भी है सर, ट्रक वाले भी है, ट्रक ड्राइवर्स भी अच्छा है सर, सब अच्छा है, फैक्ट्री काम करने वाले भी अच्छे हैं। दिक्कत यह है सर, यहाँ पे रॉ मटेरियल आता ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे हम चप्पल? अच्छा, देयर इज नो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अच्छा आरबीसी का बात करेंगे। आरबीसी के लिए रॉ मटेरियल तो यही है आपका, विटामिन सी है, आयरन है, ठीक है, विटामिन ई है, तो ये सब विटामिन बी 12 है, फोलिक एसिड है। व्हेन देयर इज नो रॉ मटेरियल, हाउ वी कैन प्रिपेयर? तो असली बात ये है, दूसरे ने बोल दिया। सो लाइक दिस, ये जो रॉ मटेरियल का कमी की वजह से जो एनीमिया आ रहा है, आरबीसी कम आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी एनीमिया। दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी एनीमिया। सो लाइक दैट, प्रैक्टिकली जब भी जो भी पेशेंट पेलर का आता है, हमें चार ही सोचना है। क्या ये डेफिशिएंसी एनीमिया है? क्या ये हीमोलाइटिक एनीमिया है, बीच में उसको कोई लूट रहा है और मार रहा है? क्या ये हेमरेजिक एनीमिया है, ठीक है, ड्राइवर ठीक नहीं, मतलब ट्रक सर्विस ठीक नहीं है? और क्या ये बोन मैरो एनीमिया है, बोन मैरो का प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ गया? यस समझ में आया? यस सर। अब इससे आसान से इसे कोई बताना बहुत मुश्किल है। अब हम देखेंगे ये चार को क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पूरा लॉजिकल, एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है, एकदम लॉजिकल चलता है। ठीक है, जैसे आप डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ते हो, उसमें एक एक क्लू पकड़ के आप आगे जाते हो ना, वो क्लू मिल गया तो उस क्लू को पकड़ के और आगे गए और किसी को पता कर दिया, ऐसे ही चलता है। इंत क्या कहते चलो, नाउ तो हम देखेंगे डेफिशिएंसी एनीमिया, और एक हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया, एक हमारा हो गया बोन मैरो एनीमिया, और एक हो गया हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया आपको देखना है, ये चार चीज को देखना है: लीवर, स्प्लीन, जॉन्डिस, ग्रोथ, अदर साइंस। ठीक है, पहले हम देखेंगे डेफिशिएंसी एनीमिया। डेफिशिएंसी एनीमिया में हम इंपॉर्टेंट, बहुत सारे डेफिशिएंसी होते हैं, हम दो डेफिशिएंसी को देखेंगे। एक तो आयरन का डेफिशिएंसी है, विच लीड्स टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और एक B12 डेफिशिएंसी, दिस लीड्स टू B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। और एक को हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और दूसरे को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया, पता है आपको, ठीक है, B12 फोलिक एसिड। अब एक पेशेंट आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आता है, हाँ आपको दिख रहा है पेलर, बट कैसे बोलेंगे ये आयरन डेफिशिएंसी है? बहुत सिंपल है, क्या है? पहले लिवर देखो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में लिवर बढ़ता है क्या? बताओ, नहीं, क्यों नहीं बनता है? लिवर क्यों नहीं बढ़ता है, या स्प्लीन क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि सर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है ना उसमें। हाँ, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन 120 डेज से पहले तो नहीं हो रहा है ना, आरबीसी जैसा है वैसा ही है, बट एक ही बात है, उसका अंदर आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, तो लिवर का क्या काम है, स्प्लीन का क्या काम है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा? देयर इज नो लिवर इन्वॉल्वमेंट, देयर इज नो स्प्लीन इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, अब आ जाओ, जॉन्डिस आता है क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में? नहीं आएगा नहीं क्योंकि आएगा। डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं तैयार हो रहा है। ठीक है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ही अगर नहीं हो रहा है, तो बिलिरुबिन कहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो जॉन्डिस बाने कभी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो सिम्टम आएगा, बाकी ये तीन को छोड़ के सिम्टम आएगा, क्या है? एच बी नहीं है, एच बी नहीं है, तो ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच रहा है ठीक से जितना चाहिए उतना। अब ऑक्सीजन ना पहुंचने से क्या क्या चेंजेस आ सकता है? टायर्डनेस आ सकता है ना, बॉडी पेन आ सकता है, कभी कभी इरिटेशन आ सकता है, फैटिक आ सकता है, पर्टिकुलर सर। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन आ सकता है, ये सभी चीजें आ सकता है अलोंग विद एनीमिया। और बाकी कुछ टिपिकल चेंजेस आते हैं, जैसे नेल चेंजेस, पॉली नहीं किया। नेल चेंजेस आ सकता है, ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ग्रोथ। सो वेरी सिंपल, इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देयर इज पेलर ऑन एग्जामिनेशन। आपने देखा पेलर है, ये देखो अभी, लिवर है क्या? नहीं है। स्प्लीन है क्या? नहीं है। जॉन्डिस नहीं है। ग्रोथ रिटार्डेड है, नेल चेंजेस है,
और बाकी कुछ रेस्टलेसनेस इरिटेबिलिटी है, 100% कोई इन्वेस्टिगेशन का जरूरत नहीं है, दिस इज अ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, हो गया काम। अब ये जो डेफिशिएंसी एनीमिया में दो टाइप होता है, एक तो टोटल डेफिशिएंसी और एक होता है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। टोटल डेफिशिएंसी का मतलब उसको B12 का भी प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, विटामिन सी का भी डेफिशिएंसी है, और उसको आयरन का भी डेफिशिएंसी है, सभी डेफिशिएंसी है, ठीक है, सभी डेफिशिएंसी है। तो ये हो गया टोटल डेफिशिएंसी, सभी डेफिशिएंसी है। तो टोटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, अलग अलग सिम्टम आएगा, जैसा उसको आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी है, तो आयरन डेफिशिएंसी का सिम्टम आएगा जो मैंने अभी तक बताया, और उसके साथ विटामिन B12 का डेफिशिएंसी, जैसा नकल पिगमेंटेशन, नेल पूरा ब्लैक हो रहा है, नकल एरिया ब्लैक हो रहा है, ठीक है, तो ये सिम्टम्स भी आ जाएगा। और हिस्ट्री भी मिलेगा उसका, वेजिटेरियन डाइट है, कंप्लीट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन वेजिटेबल डाइट है, तो हिस्ट्री मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ इन केस ऑफ दूसरा जो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी होता है, वेदर द चाइल्ड इज सिक एक्टिव और चाइल्ड इज डल। चाइल्ड बच्चे को जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, बच्चा डल रहता है या एक्टिव रहता है। इरिटेबिलिटी टायर्डनेस एक अलग बात है, बीच में बच्चा डल रहता है एक्टिव रहता है। एक्टिव रहेगा सर इसमें। हाँ, बच्चा एक्टिव रहेगा। आपको पता होगा इंडियन जो वुमेन्स है, जो इंडिया में जो लेडीज है, उसका जो नॉर्मल एवरेज एचबी है ना, वो 7-8 तक रहता है। उसके बाद बेचारे है पूरा दिन काम करते रहते हैं डल घर में। मतलब क्या होता है कि जल्दी थक जाते हैं और इरिटेबल हो जाते हैं, वो अलग बात है, बट वो एक्टिव रहता है, अपना काम रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। जैसा थोड़ा बहुत थकान कम हो तुरंत वो काम करता है। दैट मीन्स although there is deficiency, there is no sickness नहीं है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो लेडीज है। अब देखो इंडिया में गांव में जो लेडीज है उसका एच बी देखो, किसी का भी एच बी जो है गांव में 10 से नहीं होगा ऊपर, फिर भी वो पूरा दिन काम करते हैं। ये बात अलग है, चिड़चिड़ा रहते हैं और गुस्सा करते हैं, वो अलग बात है, काम करते हैं, ठीक है। दैट्स द रीजन, देयरफॉर इन केस ऑफ डेफिशिएंसी एनीमिया, चाइल्ड इज नॉट सिक, ठीक है। हाँ, जल्दी काम करके थक जाता है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन सब है, बट ही इज नॉट सिक, ही इज एक्टिव। जब भी उसको थकान नहीं हो तो एक्टिव रहेगा वो, ठीक है। बट दिस चेंजेस विल बी दैट, दिस इज हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट डेफिशिएंसी एनीमिया। वेरी सिंपल। एक दो केस देखेंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू हीमोलाइटिक एनीमियास। हीमोलाइटिक मींस आप जल्दी जो उसको मार रहे हो, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होगा। सो व्हाट हैपेंस टू लिवर? लिवर मिलेगा, क्योंकि जो हीमोलाइसिस होगा उसके बाद जो आरबीसी का जो क्लियरेंस करेगा वो तो स्प्लीन करेगा और उसके बाद लिवर करेगा। सो हेपेटोमेगाली मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली मिलेगा, और जॉन्डिस मिलेगा। थैलेसीमिया में नहीं मिलेगा, बाकी में मिल सकता है। जॉन्डिस तो मिलेगा, हम उसको देखेंगे बाद में, पहले तो जॉन्डिस मिलेगा क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, तो वो तो बिलीवर्डिन बनी रहे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, तो जॉन्डिस मिलेगा। व्हाट अबाउट द ग्रोथ? हीमोलाइटिक फेज सी, ग्रोथ स्टंटेड रहेगा क्योंकि आरबीसी नहीं है जितना चाहिए। आरबीसी को काम करने से पहले आप उसको जो है तोड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी मेच्योर आरबीसी को आप तोड़ रहे हो, ठीक है, मेच्योर आरबीसी को आप मार रहे हो, तो देयर विल बी स्टंटेड ग्रोथ। और जब मेच्योर आरबीसी को आप मार रहे हो तो हमें और भी आरबीसी चाहिए। आरबीसी चाहिए तो हमारा बोन मैरो क्या करेगा, और ज्यादा से ज्यादा आरबीसी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बोन मैरो आरबीसी को प्रोड्यूस करते करते बोन मैरो का हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, तब क्या होगा, बोन बड़ा हो जाएगा, कॉर्टेक्स थिन हो जाएगा, मेडुला का हाइपरट्रोफी हो जाएगा, तो क्या होगा, बोन प्रोमिनेंट दिखेगा। और जब फेशियल एरिया का जो फ्लैट बोन्स है, वो आपका फ्रंटल बोन, ये वो सब फ्लैट दिखना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, फ्रंटल बॉसिंग आएगा। तो ये जब फ्रंटल बॉसिंग फ्रंटल बोन में, जाइगोमेटिक बोन में, ये बाकी फेशियल बोन में होगा, तो टिपिकल फेशियल अपीयरेंस आएगा जिसका नाम है हीमोलाइटिक फेसिस, ठीक है। सो दिस इज वेरी क्लियर। अदर साइंस कुछ बाकी साइंस भी मिल सकता है। सो दिस इज वेरी टिपिकल। अगर आपको बोला कि ये जो पेलर है ये हीमोलाइटिक पैथोलॉजी की वजह से है, तो क्या मिलना चाहिए आपको, लिवर मिलना चाहिए, स्प्लीन मिलना चाहिए, हीमोलाइटिक। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक्सेप्शंस कुछ है जैसा थैलेसीमिया वगैरह, वो मैं बोलूंगा। नाउ द सेम hemolytic anemia can be divided into two types. One is acute, another one is chronic, ठीक है, another one is chronic। अब पहले देखेंगे हम chronic।
क्रॉनिक में जितना भी आपका कॉन्जेनाइटल हीमोलाइटिक एनीमियास आता है, हेरिडिटरी है ना, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया, स्पिरोसाइटोसिस, तो ये सभी जो है हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी है, और बचपन से ही है, और बचपन से ही है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन, ये तो हम हीमोलाइटिक का ही बात करेंगे, हीमोलाइटिक में क्रॉनिक का बात कर रहे हैं या बचपन से है, तो वहां पे लिवर मिलेगा, स्प्लीन मिलेगा, ठीक है, जॉन्डिस वो भी मिलता है एक्सेप्ट थैलेसीमिया, मैंने क्यों बताया आपको, ठीक है, और ग्रोथ जो है वो स्टंटेड रहेगा, ग्रोथ जो है स्टंटेड रहेगा, हीमोलाइटिक फेसिस रहेगा। सेम अगर एक्वायर्ड है मतलब हीमोलाइटिक पैथोलॉजी है और एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड मतलब क्या है कि सडनली हुआ है, बाहर से हुआ है, सडनली हुआ है, हेरिडिटरी नहीं है, कोई जीन का प्रॉब्लम से नहीं है, बाकी कुछ प्रॉब्लम से, ड्रग से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है। एक्वायर्ड के लिए बेस्ट एग्जांपल ನನ್ನ ನುಗ್ಲಿಯನ್ ಯಾವುದು ನಾನು ನುಗ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗಂತೂ ಎಂತ ಅಂತೂ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಹತ್ರ ಬರಲೇ ಬೇಡ ನೀನು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ, ನಂಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಏನೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ಡಿಮಾನ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇ, ಒಲಿಂಡಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೋ, ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ನೋಡಲಿ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಬೇಕು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ. ठीक है, एक्वायर्ड की बात करेंगे। सो एक्वायर्ड मतलब बाहर से, कॉन्जेनिटल नहीं है, बाहर से, तो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, कोई फीवर हो गया, फीवर के बाद जो है ऑटोइम्यून प्रोसेस जो है चालू हो गया, उसके बाद हो सकता है, कोई ऐसा सडनली कोई आपने ड्रग दे दिया, वो ड्रग जाके वो कर दिया, हो गया मलेरियल इन्फेक्शन है, मलेरिया जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये सब एक्वायर्ड है और इम्यूनिटी है। तो वहां पे क्या प्रेजेंटेशन रहेगा, यहाँ पे एक ही प्रेजेंटेशन रहेगा, स्प्लीन तो रहेगा, लिवर भी रहेगा, जॉन्डिस भी रहेगा, बट ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो 10 दिन से शुरू हुआ है ना, 10 दिन में कोई ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होता। बट क्रॉनिक वाला जो है आपका, वो तो पहले से बचपन से चल रहा था ना, तो इसलिए उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया। समझ में आ गया? यस सर। वेरी सिंपल, हीमोलाइटिक एनीमिया, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल में जो है लिवर स्प्लीन जॉन्डिस रहेगा और ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगा, और एक्वायर्ड में लिवर स्प्लीन रहेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं रहेगा। एक्वायर्ड हमेशा एक्यूट होता है ना, एक्यूट होता है, जैसा ऑटोइम्यून पैथोलॉजी है। ऑटोइम्यून पैथोलॉजी अभी 10-15 दिन से शुरू हुआ है और बहुत तेज चल रहा है, आरबीसी को मार रहा है, लिवर बढ़ गया, स्प्लीन बढ़ गया, जॉन्डिस भी आ गया, बट ग्रोथ फिर भी रिटार्डेड नहीं होगा। 15 दिन में कौन सा ग्रोथ रिटार्डेड होगा? Got the point? So that is hemolytic anemia. Now come to aplast, bone marrow anemia. कोई ना कोई ऐसे कारण है बोन मैरो में जो प्रॉब्लम है, बोन मैरो में टिश्यू है ही नहीं है, स्टेम सेल्स है ही नहीं है, अगर है तो उसको काम करने नहीं दे रहा है, ठीक है, और ये सब चलता रहेगा। बट अच्छा, बोन मैरो का कोई भी प्रॉब्लम है, बोन मैरो में डिस्ट्रॉय हो रहा है, लिवर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लिवर की इन्वायरमेंट ही नहीं है ना वहां पे, ठीक है। स्प्लीन बढ़ेगा? नहीं। जॉन्डिस नहीं है, क्योंकि पहले ही उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे थैलेसीमिया में तो जॉन्डिस आएगा नहीं, बाकी में अगर लेट स्टेज में कहीं डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो जॉन्डिस आ सकता है। जैसे रेटिकुलोसाइट है, उसका अंदर हीमोग्लोबिन आ चुका है, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो जॉन्डिस आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं है, अदरवाइज तो नहीं है। हो गया? बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रोथ कैसे रहेगा? ग्रोथ थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भूलना नहीं है, अगर वो बोन मैरो का एनीमिया है, सो चाइल्ड इज सिक, बच्चा हमेशा सिक रहेगा, डल रहेगा। अब देखो ल्यूकेमिया का पेशेंट है, ल्यूकेमिया का पेशेंट में जो है एनीमिया रहता है, वो एनीमिया देखो, वो बोन मैरो एनीमिया है, बच्चा डल रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। बोन मैरो में बाकी सब कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ग्रोथ भी थोड़ा बहुत स्टंटेड रहेगा, इफेक्ट होगा लॉन्ग स्टैंडिंग में, बट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा सिक रहेगा, बच्चा आपका डेफिशिएंसी एनीमिया, बच्चा एक्टिव रहेगा। इवन हीमोलाइटिक पैथोलॉजी में भी जो है बच्चा थोड़ा एक्टिव ही रहेगा, ठीक है, इतना डल नहीं रहेगा, बट बोन मैरो में बच्चा बहुत ज्यादा डल रहेगा। एंड लास्ट इज हेमरेजिक ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, वो एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तब जाके एनीमिया आ गया, पाइल्स में डेली ब्लड जा रहा है, एनीमिया आ गया, मेंस्ट्रुअल ब्लड जा रहा है ज्यादा, एनीमिया आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी जा रहा है, नॉर्मल आरबीसी
बाहर जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है बॉडी के लिए। अदरवाइज बॉडी का एक नेचर है, क्या है कि वो आयरन को है ना कभी भी बॉडी से बाहर जाने ही नहीं देता है, ठीक है। आरबीसी कितना भी डिस्ट्रक्शन हो जाए, लास्ट आयरन जो है एब्जॉर्ब होता है, आयरन एब्जॉर्ब होकर हीमोसिट्रिन बन के वहां पे स्टोर हो जाता है, और जब भी जरूरत है तो वो रिलीज होता है। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी में बच्चा इतना जल्दी सिक नहीं होता है, और सिक होता भी नहीं है, क्योंकि स्टोर्ड जो आयरन है ना वो काम में आ जाता है। इसलिए जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट आप करते हो, मैं आप लिखते होंगे, मैं भी लिखता हूँ ना, FAT20 जो टैबलेट है, तो उसको क्या देना है, ब्लड में आपका आयरन नॉर्मल आ गया बोल के टैबलेट को बंद नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी 2-3 महीना देना। क्यों? आपको स्टोर को भी फुल करना है, समझ रहे हो ना। जब आयरन डेफिशिएंसी भी आ गया बच्चे को, उसका मतलब है स्टोर भी खत्म हो गया, तो वापस जब ट्रीटमेंट करेंगे आयरन से, वो स्टोर भी फुल होना है, वहां तक ट्रीटमेंट करना है। देयरफॉर ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಬೇಡ, तो स्टोर भी जो है फुल होना है। इसलिए आयरन ब्लड में नॉर्मल आने के बाद भी 2-3 महीना उसको आयरन कंटिन्यू रखना है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ फार टैबलेट कम से कम 3 महीना ले लो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी हिमोलाइटिक हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, आयरन डेफिशिएंसी होना गया, और हिमोलाइटिक हो गया, एक्वायर्ड बोन मैरो हो गया, एंड नेक्स्ट कम्स क्या है लास्ट, हेमरेजिक। हेमरेजिक में हमने कॉज बता दिया, तो हेमरेज में क्या पूछ रहे थे क्यों? सर 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 यहाँ B12 डिफिशियंसी में जॉन्डिस में वेरी रेयर और माइल्ड क्यों बताया? अच्छा, B12 वेरी रेयर, जॉन्डिस इज वेरी माइल्ड। अच्छा ठीक है, B12 डेफिशिएंसी में पेलर ज्यादा आएगा, सब कुछ आएगा, बाकी सेकेंडरी एनीमिया सब आएगा, बट जॉन्डिस बहुत रेयर है। एक्चुअली इसके लिए B2 का काम हमें देखना पड़ेगा। B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो किसमें कि क्या बोलते हैं उसको, इंटेस्टाइन में डीएनए को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोमैटिन का, ठीक है। डीएनए को तोड़ने, मतलब डीएनए बनाने में और क्रोमोसोम को बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि B12, देखो B12 और फोलिक एसिड ये दोनों इंपॉर्टेंट है आरबीसी का साइज को कम करने के लिए, ठीक है। ये आरबीसी का साइज को कैसे कम करता है आप पूछ सकते हैं। ये क्या करता है, न्यूक्लियस को हटा के वहां से, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है ना, उस क्रोमैटिन से जितना ग्रोथ हो सकता है निकाल सकता है उसने पहले निकाल देता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक क्लास ही करता हूँ, है ना, इसको मेगलोब्लास्टिक, इसको हम बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। जब B12 डिफिशियंसी हो, ये B12 नहीं बनता है, ठीक से नहीं है, तो क्या होता है कि उसका साइज कम नहीं हो पाता है, साइज वैसा का वैसे रह जाता है, ठीक है। इसको एक सेपरेट क्लास करेंगे, ठीक है। इसलिए जो है जब उसका साइज कम नहीं होता इसका मतलब है कि अंदर हीमोग्लोबिन आया नहीं है ना, तो इसलिए जो है वो रेयर है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पता चल गया। अच्छा, हेमोरेजिक एनीमिया में लीवर बढ़ेगा, नहीं, स्प्लीन बढ़ेगा, एलर्जिक में तो ब्लड का ही लॉस हो रहा है ना। नो सर, हाँ, तो ब्लड नहीं, सॉरी हीमोग्लोबिन में जो है स्प्लीन, सॉरी हेमोरेजिक में स्प्लीन नहीं है, लीवर नहीं है। अच्छा, जॉन्डिस आएगा, नहीं जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो जॉन्डिस कहाँ से आएगा? नहीं है। तो जॉन्डिस भी नहीं है, पर प्रेजेंटेशन क्या होगा, सिर्फ एनीमिया, ठीक है। तो दैट्स इन केस ऑफ हेमोरेजिक एनीमिया। वो यहाँ पे हम पहला स्लाइड में बता रहे थे, ये कौन सा, ये सीवियर हेमोरेजिक एनीमिया। जो सीवियर हेमोरेजिक एनीमिया है ये 2 टाइप से, 3 टाइप से। एक तो हम ऑकल्ट ब्लड लॉस हो रहा है, इसकी वजह से एनीमिया, फॉर एग्जांपल ऑकल्ट ब्लड लॉस वर्म इन्फेस्टेशन है, ठीक है। ये आपको पता ही नहीं है, थोड़ा 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 ब्लड जा रहा है, ऑकल्ट ब्लड, तो ये लॉन्ग टाइम में जाकर के आपको एनीमिया में प्रेजेंट कर 3-4 साल के बाद, ठीक है। और एक होता है कि एक्यूट ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस आपको हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, या हेमेटोमिसिस हो गया, या तो मेलिना हो गया, ये सब कंडीशन है। तीसरा एक क्रॉनिक होता है, ठीक है, क्रॉनिक ब्लड लॉस, ठीक है। क्रॉनिक ब्लड लॉस में डेफिशिएंसी आ जाएगा, तो वहां पे डाइट का हिस्ट्री लेना है आपको। वेजिटेरियन डाइट है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है। आपका डाइट में एक ही टाइप का खाना खाते हैं क्या, हमेशा रोटी ही खाते हैं क्या, चावल ही खाते हैं क्या, तो ये सब चीजें। सो इस तरीके से हेमोरेजिक में 3 है, ऑकल्ट, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। तो इसमें सर एक वापस बताना, ओकल्ट और मैनिफेस्ट। हाँ
चलिए वापस बताओ ये वाला जल्दी जल्दी। नहीं, हेमरेजिक एनीमिया आपको एकदम क्लियर है। हेमरेजिक एनीमिया में क्या होता है, लिवर नहीं मिलता है, स्प्लीन नहीं मिलता है, जॉन्डिस नहीं मिलता है, और जो एनीमिया ही एक प्रेजेंटेशन रहेगा और हिस्ट्री मिलेगा आपको कोई ना कोई ट्रॉमा का, है ना, वो कोई ना कोई इवेंट की हिस्ट्री मिलेगा। अब इस जो है हेमरेजिक एनीमिया को हम और अच्छे से स्टडी करने के लिए 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑकल्ट ब्लड लॉस, जो हेमरेज ऑकल्ट हेमरेज, एक एक्यूट हेमरेज और एक क्रॉनिक हेमरेज। ऑकल्ट में जो है आपको दिखता ही नहीं है ब्लड, ना यूरिन में दिख रहा है या ना जो स्टूल में दिख रहा है, कहीं से दिख ही नहीं रहा है, बट फिर भी ब्लड लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट में भी वर्म इन्फेस्टेशन से हो सकता है, ठीक है, तो ब्लड लॉस तो हो रहा है बट सब वर्म्स का है, ठीक है, वर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, या कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसी जो है क्रॉनिक डिसीज है, क्रॉन्स डिसीज है, तो उसमें सब ब्लड लॉस मिल सकता है। तो ये हो गया ऑकल्ट, दिखता ही नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एक्यूट, जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, एक्यूट। एक्यूट सडनली ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत ज्यादा क्या है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीड जा रहा है, ठीक है, और पाइल्स में ब्लड जा रहा है, तो दिख रहा है आपको ब्लड, एक्यूटली जा रहा है, ठीक है, तब जाके हो रहा है आपको एनीमिया। तीसरा जो है क्रॉनिक है, क्रॉनिक कंडीशन से, कुछ क्रॉनिक डिजीज है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्रॉनिक बहुत दिन से चल रहा है, शुरू से ही बच्चा जो है दूध नहीं पीता है, इसकी वजह से हो सकता है, उसको मिल्क एलर्जी था, मिल्क एलर्जी है तो कुछ चीज़ें जो है विटामिन B12 वगैरह नहीं मिल रहा है ना। B12 अगर मिल्क प्रोडक्ट्स में रहता है थोड़ा बहुत, वो नहीं मिल रहा है, या बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है, वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, तो कुछ चीज़ से एलर्जी है, फूड इंटॉलरेंस है, तो ये कुछ क्रॉनिक मिलेगा। या क्रॉनिक वर्म इन्फेस्टेशन में भी मिल सकता है, बहुत क्रॉनिक जियार्डियासिस, एंकिलोस्टोमा ड्यूडेनल, तो इसका सब हुक वर्म का इन्फेक्शन है, तो वहां पे भी मिल सकता है क्रॉनिक वर्म इन्फेस्टेशन। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ पिकिंग अप द एनीमिया। समझ में आ गया? पेलर आपको मिल गया ऑन एग्जामिनेशन, और उसके बाद सिर्फ 4 चीज को देखो, क्या ये डेफिशिएंसी है, क्या हेमोलाइटिक है, क्या हेमोरेजिक है, क्या बोन मैरो है, बस हो गया आपका डायग्नोसिस। सर ये क्रॉनिक वाले में जो है ग्रीन लीफ वेजिटेबल नहीं खाना करते तो डेफिशिएंसी में आएगा ना, तो डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हुआ सर उसको। हाँ, उसमें भी क्रॉनिक को उसमें भी डाल सकते हो आप चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है, बट हाँ ठीक है, इसमें भी जा सकते हैं। जैसे कि वो यहाँ पे डाइट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कि कभी कभी है ना, ये जो ब्लीडिंग या क्लॉटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम से भी आ सकता है, ये जो ब्लीडिंग जो होगा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा डाइट का भी देखना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा बहुत इंटरमिक्स है, बट आप 4 को याद रखो, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ये 4 जो जैसे एनीमिया को देख के छोड़ना नहीं है, वहां पे एनीमिया किसकी वजह से ये भी देखना है, बस तभी आप क्लियर हो जाएंगे एकदम। ठीक है, और कुछ है? और कुछ डाउट है? सर जो मतलब पाइल्स वगैरह में ब्लीडिंग होती है वो कौन से हेमोरेजिक में आएगी? ये एक्चुअली एक्यूट में भी आता है और क्रॉनिक में भी आ जाता है। क्रॉनिक पाइल्स है, पाइल्स का इंटेंसिटी कितना है उसको पड़ जाता है, इसलिए मैंने बताया, वो तो मैंने आपको ऐसी बता दिया है, ऑकल्ट क्रॉनिक एक्यूट बोल के डिवीजन याद करने के लिए। अदरवाइज ये सब हेमरेजिक में ही आता है, ये सभी चीजें। स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट है जो लेडीज में जो है, ये जो है एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है ना, मेनोरेजिया वगैरह, उसमें तो एक हेमरेजिक ब्लीडिंग है, ब्लड लॉस हो रहा है वहां पे, हेमरेजिक एनीमिया है, ब्लड लॉस हो रहा है वहां पे। तो वहां पे आप आयरन देके वहां पे हेमरेजिक एनीमिया, तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी एनीमिया और ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेजिक एनीमिया में क्या डिफरेंस है? हेमोरेजिक एनीमिया रूट कॉज ट्रीट करेंगे हम, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन से हो रहा है तो वो सही करना पड़ेगा, मतलब सही है। तो हेमरेजिक है तो वहां पे रूट कॉज को ट्रीट करो, अगर डेफिशिएंसी है तो डाइट को सही करो, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, तो आज के बाद जब भी एनीमिया का पेशेंट आएगा, सिर्फ एनीमिया देख के छोड़ना नहीं है, ये 4 में से एक डायग्नोसिस बनाना है उसका। थैंक यू सर। ठीक हो गया? चलो, और कोई डाउट है? नो सर। ठीक, कल मिलेंगे। जय थैंक यू सर।